Hello, my dear friends. I am welcoming you all in my channel Knowledge to Educate. तो आज हम नया टॉपिक एक स्टार्ट करेंगे जो कि पढ़ेंगे। नया टॉपिक हमारा क्या है? मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। ये ह्यूमन फिजियोलॉजी का टॉपिक है कि हमारी बॉडी में यूरिन कैसे फॉर्म होती है और कैसे बनती है, इसे पढ़ेंगे आज हम। तो हमारी बॉडी में यूरिन कैसे बनती है उसकी पूरी मैकेनिज्म पढ़ेंगे। तो लास्ट तक बने रहें, आपको क्लियर समझ में आएगी। लास्ट तक बने रहेंगे तो ही समझ में आएगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। तो पहले पहले तो हम ये जान लें कि हमारा यूरिन फॉर्मेशन होती कहाँ है, यूरिन फॉर्मेशन कौन करवाता है। तो यूरिन फॉर्मेशन हमारी किडनी में होती है, ठीक। यूरिन फॉर्मेशन किडनी में होती है और हमारे बॉडी में दो किडनी होते हैं, ठीक, लेफ्ट किडनी एंड राइट किडनी। तो दोनों यूरिन मिल करके हमारी यूरिन बनाती हैं, ठीक। तो यूरिन किडनी हमारी किस चीज़ से, हमारी पूरी बॉडी है किस चीज़ से बनी है? सेल से क्या बने? टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन्स, और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, फिर हमारी पूरी बॉडी डेवलप होती है, ठीक। तो वैसे ही हमारी जो एक ऑर्गन है किडनी, ये किन चीज़ों से बनती है? सबसे छोटी इकाई जो है इसकी किडनी की वो है नेफ्रॉन। तो बहुत सारे नेफ्रॉन मिल करके किडनी बनाते हैं। मिलियंस मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स होते हैं। तो मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स मिल करके एक किडनी बनाते हैं या दो किडनी बनाते हैं। तो हमारी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? नेफ्रॉन। तो हम नेफ्रॉन को स्टडी करेंगे कि नेफ्रॉन में आखिर यूरिन बन कैसे रहा है। तो पूरी स्टडी करेंगे यूरिन का फॉर्मेशन का। तो आप चलिए स्टार्ट करते हैं। यूरिन फॉर्मेशन में 3 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं या 3 प्रोसेस आप कह लें। कौन कौन से होते हैं? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सिलेक्टिव ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सिक्रीशन। और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन को हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन भी कहते हैं। तो 3 प्रोसेस हैं: अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सिलेक्टिव ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सिक्रीशन, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। ये है हमारे ट्यूबुलर सिक्रीशन वाली, जो मैंने बताया ट्यूबुल्स क्या होते हैं आप ये जाने। ये है हमारा ग्लोमेरुलर कैप्सूल, ठीक। ये आगे बढ़ती जाती है, इसको पीसीटी, ये पूरे अलग स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रेट दिखाया गया है आप लोगों को। तो ये पीसीटी होती है, लूप होती है, डीसीटी, फिर ये कलेक्टिंग डक्ट में चली जाती है, ठीक। तो पूरी तरीके से देखेंगे हम क्या होती है। पहले तो मैं आपको छोटी सी बात बता दूँ कि हमारी जो यूरिन फॉर्मेशन होती है वो फिल्ट्रेशन, मैंने आप लोगों ने देखा यहाँ पे, फिल्ट्रेशन यानी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सिक्रीशन, 3 चीज़ें होती हैं। तो फिल्ट्रेशन होती कैसे है? हम फिल्टर किस चीज़ को करते हैं? ब्लड को। ब्लड में हमारी वेस्ट मटेरियल कहाँ आती है? वेस्ट मटेरियल सारी ब्लड में ही आती हैं, न्यूट्रिएंट्स भी उसी में रहते हैं। तो उन वेस्ट को हम फिल्टर करते हैं और फिल्टर करके जितने वेस्ट होते हैं उन्हें बॉडी से बाहर निकाल देते हैं यूरिन के थ्रू, ठीक। तो एफरेंट आर्टेरियोल से ब्लड आएगी, ठीक। ब्लड आई और यहाँ पे हमारी ये कैपिलरीज होती है यहाँ पे, ठीक। कैपिलरीज के पास क्या होती है? सिंगल लेयर होती है, एंडोथेलियल लेयर होती है, जो कि सेमी परमिएबल होती है, यानी कुछ कुछ चीज़ों को वो पास कर सकती है अपने पास से, क्योंकि उसमें पोर्स होते हैं। सेमी परमिएबल यानी कुछ ही चीज़ों को पास कर सकती है वो। फिर यहाँ से आकर के ये पास करके किधर ला देगी? इधर ला देगी। तो हमारी वेस्ट इधर बढ़ जाएंगे और ये इफरेंट आर्टेरियोल से ये आगे की ओर बढ़ जाएगी, फिर हमारी ये बॉडी में रिटर्न चली जाएगी, ठीक। तो हम देखेंगे पहले कि एफरेंट आर्टेरियोल से ब्लड आया और यहाँ पे फिल्टर हुआ, फिर इधर से जो बचे आगे बढ़ गए। तो हमारे यहाँ पे फिल्टर हुई कैसे? ये तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, तो हमें ये देखना होगा। आप देख के भी समझ सकते हैं। ये एफरेंट आर्टेरियल जो है इसकी डायमीटर बड़ी होती है और इफरेंट आर्टेरियल की डायमीटर छोटी होती है। तो बड़े डायमीटर से अगर ब्लड आ रही है तो ज़्यादा आएगी, तेज़ आएगी, ठीक। ज़्यादा आएगी तो यहाँ प्रेशर ज़्यादा है, ठीक। और यहाँ पे इफरेंट आर्टेरियल छोटी है, डायमीटर कम है, तो यहाँ पे क्या होगी? प्रेशर डिफरेंस बन जाएगा। यहाँ से ब्लड आ रहा है, यहाँ से आ रहा है और यहाँ से निकल नहीं पा रहा है, यहाँ प्रेशर बढ़ेगा और इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से इधर हमारा फिल्ट्रेशन शुरू हो जाती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ठीक। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो है टेक्स प्लेस इन ग्लोमेरुलर कैप्सूल। ग्लोमेरुलर कैप्सूल क्या होता है अभी मैंने आप लोगों को दिखाया, ठीक है। ग्लोमेरुलर कैप्सूल, ये हमारा ग्लोमेरुलर कैप्सूल, ये यहाँ पे होती है। ये क्या है? हमारा आर्टरी है, ठीक। और यहाँ से आर्टरी से फिल्टर होकर के ग्लोमेरुलर कैप्सूल में जाएगी और टोटल को हम क्या कहते हैं? बाउमेंस कैप्सूल। ये टोटल को बाउमेंस कैप्सूल कहते हैं, ठीक। तो
तो फिल्ट्रेशन कहाँ पे होगी? ग्लोमेरुलर कैप्सूल, सेमी परमेबल वॉल ऑफ ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलर कैप्सूल फिल्टर ब्लड रीचिंग टू द ग्लोमेरुलस। ठीक, तो जो ग्लोमेरुलर कैप्सूल है वहाँ पे फिल्टरेशन होगी, जिसमें कि हमारा सेमी परमिएबल ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस क्या है? हमारे कैपिलरीज है, वहाँ पर वो सेमी परमिएबल है, वो वहाँ से हो जाएगी फिल्ट्रेशन। और ग्लोमेरुलर कैप्सूल जो है ये भी सेमी परमिएबल होती है। तो जब दोनों सेमी परमिएबल है तो वहाँ पे प्रेशर डिफरेंस की वजह से फिल्ट्रेशन हो जाएगी। वहाँ पे फिल्ट्रेशन में क्या होगी? मोस्ट ऑफ दी वाटर, वाटर का फिल्ट्रेशन होगा। स्मॉल मॉलिक्यूल्स ही क्यों? यही क्यों फिल्टर होंगे? क्योंकि सेमी परमिएबल है, वो पूरी तरीके से परमिएबल नहीं है कि हर चीज़ को पास कर जाए। तो छोटी छोटी मॉलिक्यूल्स पास हो जाएंगी, वाटर पास हो जाएंगी। लार्ज मॉलिक्यूल्स जैसे कि ब्लड सेल्स यानी आरबीसी वहाँ पे नहीं पास हो पाएंगी, नहीं फिल्टर हो पाएंगी। प्लाज्मा प्रोटीन्स वो भी नहीं हो पाएंगी और ये कैपिलरीज में रह जाएंगी। ठीक है। मेटाबॉलिक वेस्ट लाइक यूरिया, यूरिक एसिड एंड क्रिएटिनिन आर फिल्टर। हमारे यूरिन में क्या होते हैं? यूरिया ही होती है, और यूरिक एसिड को भी कुछ मात्रा में निकालते हैं, नहीं तो हम इसको भी यूरिया में कन्वर्ट करके फिर निकाल देते हैं बाहर बॉडी से। क्रिएटिनिन तो वेस्ट हमारे यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाएंगे। यूरिन के थ्रू कैसे निकलेंगे? जब ये फिल्टर हो पाएंगे। फिल्ट्रेशन इज डन बाई प्रेशर डिफरेंस, मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बताया कि प्रेशर डिफरेंस की वजह से होती है। और वो प्रेशर डिफरेंस कहाँ होती है? ग्लोमेरुलर और ग्लोमेरुलर कैप्सूल में। ये कौन से हैं? कैपिलरीज हैं। यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होती है क्योंकि इफरेंट आर्टेरियोल की डायमीटर कम होती है और एफरेंट की ज़्यादा होती है। तो ब्लड ज़्यादा आ रही है, कम निकल कम रही है, तो प्रेशर होगी कैपिलरीज के पास, और प्रेशर की वजह से यूरिन यानी ब्लड फिल्टर हो जाएगा। ग्लोमेरुलर कैप्सूल कौन कौन सी मेम्ब्रेन होती है? कैपिलरीज होती हैं, कैप्सूल होती है, और यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है तो इधर योर फिल्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। ठीक, द वॉल्यूम ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म्ड बाय बोथ किडनी पर मिनट इज 125 ml। एक मिनट में 125 ml हमारी दोनों किडनी फिल्टर करती हैं ब्लड को। ठीक, जो कि 180 लीटर पर डे होती है। मेजर पार्ट, अब 180 लीटर पर डे हमारी किडनी फिल्टर कर रही है ब्लड को, 180 लीटर फिल्ट्रेशन हो रही है। सोचो आप, इतना फिल्टर हो रहा है, तो इतना तो हम सारी की सारी चीज़ों को बाहर तो नहीं निकाल पाते। हम यूरिन में कितना निकालते हैं डेली? 1 से या 1.5 लीटर यूरिन बाहर निकालते हैं, और यहाँ पे फिल्टर कितना हो रहा है? 180 लीटर। तो इसका मेजर पार्ट, जितने भी पार्ट है मैक्सिमम रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे, और एक्सक्रीट कितना करेंगे? 1%। तो 180 लीटर का 1% ही हम एक्सक्रीट करते हैं, 99% हमारी फिल्ट्रेट रीअब्जॉर्ब हो जाती है। रीअब्जॉर्प्शन देखिए कैसे होती है? सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन हमने पढ़ा था उधर, 3 स्टेप होते हैं। कौन कौन से स्टेप होते हैं? तो कौन कौन से स्टेप होते हैं? 3 स्टेप होते हैं। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सिलेक्टिव ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सिक्रीशन। तो हमने फिल्ट्रेशन पढ़ लिया, अब हम पढ़ रहे हैं रीअब्जॉर्प्शन, फिर उसके बाद पढ़ेंगे सिक्रीशन। ठीक है, तो सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन कहाँ होती है? हमारी पूरी नेफ्रॉन में होती है। पूरी रीअब्जॉर्प्शन हमारी पूरी नेफ्रॉन में होती है, और वहाँ से रीअब्जॉर्प्शन होकर के कहाँ जाएगी? पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज में जाती है, और हमारे फिर वो बॉडी में चली जाती है। तो हमारी जो नेफ्रॉन है उसके पार्ट्स का क्या नाम है? पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, मेडुलरी लूप, डीसीटी, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, एंड सीटी, कलेक्टिंग डक्ट। इन चीज़ों से हमारा नेफ्रॉन बना है। आप लोग को एक बार मैं नेफ्रॉन का डायग्राम दिखा दूँ। ये देखो, ये हमारी पूरी नेफ्रॉन है। ये हमारा क्या है? बॉमन्स कैप्सूल। ठीक, ये क्या है? यहाँ से यहाँ तक पीसीटी, ये हमारी लूप हो गई मेडुलरी लूप, ये हमारे डीसीटी, और ये होगा कलेक्टिंग डक्ट। तो यहाँ से रीअब्जॉर्ब होते हैं वेस्ट मटेरियल, और जो मटेरियल हमारे बॉडी को रिक्वायरमेंट नहीं है वो चीज़ें को, सॉरी गलत बोल गया मैं, जो चीज़ें हमारे बॉडी को रिक्वायर है, बॉडी के लिए अच्छी हैं और वहाँ पे फिल्टर हो गई, तो उनको हम वापस से रीअब्जॉर्ब कर लेंगे बॉडी में, और जो चीज़ें हमारे बॉडी के लिए सही नहीं है उनको एक्सक्रीट कर देंगे। तो आपने देखा ये पीसीटी, ये लूप हो गया, और ये डीसीटी, और ये सीटी, और ये है बॉमन्स कैप्सूल। बॉमन्स कैप्सूल में कौन कौन से होते हैं? ग्लोमेरुलर कैप्सूल और कैपिलरीज यानी ग्लोमेरुलस। ठीक है, और इनके साथ पूरी की पूरी एक पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज चलती है। पेरी ट्यूबुलर यानी वो कैपिलरीज जो इनके पास पास चलें, जैसे मान लो एक कैपिलरी चल रही है इसके साथ साथ। ठीक, ये कैपिलरीज चलेंगी इनके साथ, और ये किस चीज़ में हेल्प करेंगे? जो चीज़ें रीअब्जॉर्ब हो रही हैं तो रीअब्जॉर्ब होकर कहाँ जाएंगी?
हमारे रीनल ट्यूब्यूल से चली जाएंगी पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज में, और यहाँ से पूरे बॉडी में चली जाएंगी। यानी हमारी बॉडी में रीअब्जॉर्ब हो रही हैं तो कहाँ जा रही हैं, ये रीनल ट्यूब्यूल हो गया हमारा, रीनल ट्यूब्यूल से पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज में चली जाती हैं। ठीक है, देखते हैं। constituents that are required in body are reabsorbed to maintain pH electrolyte balance। तो जो चीज़ें हमारी बॉडी में रिक्वायर होती हैं उसको हम वापस से रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में ज़रूरत है पीएच को मेंटेन करने के लिए और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करने के लिए। रीअब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस इन पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज सराउंडिंग टू दी रीनल ट्यूब्यूल्स। मैंने आप लोग को अभी बताया रीनल ट्यूब्यूल्स के सराउंडिंग में चलती हैं ये पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज, वहाँ पे हमारी रीअब्जॉर्प्शन हो जाती है। तो रीनल ट्यूब्यूल से जो चीज़ें हमारी बॉडी को रिक्वायर हैं रीअब्जॉर्ब हो जाती हैं पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज में। आप लोग को भी मैंने ये चीज़ दिखाया। ठीक है, तो ये साथ के साथ चलेंगी पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज और इन्हीं में हमारे रिक्वायर्ड प्रोडक्ट्स रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे। ठीक है, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन डन बाय बोथ एक्टिव एंड पैसिव। ठीक, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन जो है दो प्रोसेस से होती हैं, एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव प्रोसेस क्या है, रीअब्जॉर्प्शन में अगर हम एनर्जी खर्च कर रहे हैं तो प्रोसेस एक्टिव है, अगर एनर्जी का खर्च नहीं हो रहा है तो पैसिव है। तो एक्टिव एनर्जी खर्च करके हम किन किन चीज़ों को रीअब्जॉर्ब करते हैं रीनल ट्यूब्यूल से, वो है ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम एंड फॉस्फेट। और जो बिना एनर्जी खर्च किए रीअब्जॉर्ब हो जाती हैं वो है वाटर एंड क्लोराइड। कुछ चीज़ों पे हमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि कुछ कुछ चीज़ों का रीअब्जॉर्प्शन हमारी हार्मोन्स करती हैं, और जब ज़रूरत होती है अगर हमारी बॉडी में किसी चीज़ प्रोडक्ट की किसी न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ रही है उस चीज़ों को हम एक्सक्रीट नहीं होने देंगे, बॉडी से बाहर नहीं निकलने देंगे यूरिन के थ्रू, उन्हें हम रीअब्जॉर्ब कर लेंगे। या कोई चीज़ें ज़्यादा हो रही है हमारी बॉडी में, हमारी इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन नहीं कर पा रही है, इम्बैलेंस हो रहा है, अगर उसको बॉडी से बाहर निकालना है तो हमारे कुछ हार्मोन भी एक्ट करते हैं नेफ्रॉन पे यानी किडनी पे, और वो हेल्प करते हैं एक्सक्रीशन में, यूरिन फॉर्मेशन में। और कौन कौन चीज़ों को रीअब्जॉर्ब होना है और किन किन चीज़ों को एक्सक्रीट होना है, उसमें कुछ हार्मोन भी होती हैं जो कि एक्ट करते हैं हमारी किडनी पे। उसमें देखें क्या है, कैल्शियम एंड फॉस्फेट रीअब्जॉर्प्शन इज रेगुलेटेड बाय थायराइड एंड पैराथायराइड ग्लैंड। तो थायराइड ग्लैंड एंड पैराथायराइड ग्लैंड रेगुलेट करते हैं कैल्शियम को और फॉस्फेट को रीअब्जॉर्प्शन में। यदि हमारी ब्लड में कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा हो जाए तो हमारी थायराइड ग्लैंड उस कैल्शियम को बोन पे चढ़ाने लगते हैं, बोन में ले जाने के, बोन फॉर्मेशन में हेल्प करने लगेंगी। तो अगर ब्लड में कैल्शियम ज़्यादा हुई तो बोन के पास जाने लगेंगे, हमारे तीथ के पास जाएंगे, तीथ मजबूत होने लगेंगे, बोन मजबूत होने लगेंगे। ठीक, अगर हमारी बोन के पास ज़्यादा कैल्शियम आ गए तो फिर वापस से पैराथायराइड हार्मोन ब्लड में भेज देंगे। तो कैल्शियम और फॉस्फेट का बैलेंस बनाना पैराथायराइड हार्मोन और थायराइड हार्मोन का काम। ठीक, और ये कैसे करेंगे, जो कि एक्ट करेंगे हमारे नेफ्रॉन पे और वहाँ से एक्सक्रीशन एंड रीअब्जॉर्प्शन में हेल्प करेंगे। ठीक, एडीएच इंक्रीज वाटर रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम डीसीटी एंड सीटी। और एडीएच जो है हमारे डीसीटी यानी नेफ्रॉन के डीसीटी और सीटी वाले पार्ट से वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करवाएंगी। एडीएच क्या है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जो कि हमारी पोस्टेरियर पिट्यूटरी से निकलती है। पोस्टेरियर पिट्यूटरी से एडीएच निकलेगी। यदि हमारी बॉडी में वाटर की कमी होगी तो एडीएच आएगी, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन मतलब यानी यूरिन का आउटपुट को कम करेगी, रोकेगी। यूरिन का आउटपुट रोकना यानी बॉडी में वाटर का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ाना। और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कैसे बढ़ाएगा, एडीएच बढ़ाएगा, डीसीटी और सीटी के पास से वाटर को रीअब्जॉर्ब करने लगेगा और हमारी यूरिन आउटपुट कम हो जाएगी और बॉडी में वाटर बढ़ जाएगा। ठीक, एल्डोस्टेरोन हार्मोन फ्रॉम एड्रिनल ग्लैंड रेगुलेट सोडियम रीअब्जॉर्प्शन एंड पोटेशियम एक्सक्रीशन। और हमारी एड्रिनल ग्लैंड जो कि किडनी के जस्ट ऊपर होती है वो रिलीज करेंगी एल्डोस्टेरोन हार्मोन, जो कि क्या करेगी, रेगुलेट करेगी सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन एंड पोटेशियम का एक्सक्रीशन। यदि हमारी बॉडी में सोडियम का मात्रा इम्बैलेंस होगी, सोडियम इम्बैलेंस होगा तो एल्डोस्टेरोन काम करेगी नेफ्रॉन पे और उसका एक्सक्रीशन और रीअब्जॉर्प्शन पे कंट्रोल करेगी। एट्रियल नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड एएनपी, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड जो है एट्रिया सिक्रेट करती है, हार्ट की एट्रिया सिक्रेट करती है। कब करेगी, इन रेस्पॉन्स टू स्ट्रेच ऑन वाल ऑफ एट्रिया। जब एट्रिया के वाल पे स्ट्रेच आएगा तो एएनपी रिलीज होगा और उसका काम क्या है, एएनपी डिक्रीजेज वाटर सोडियम रीअब्जॉर्प्शन, और वाटर सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन को डिक्रीज करेगा यानी यूरिन का आउटपुट बढ़ाएगा। और क्या करता है एएनपी,
इनहिबिट सिक्रीशन ऑफ एडीएच एंड एल्डोस्टेरोन, और एडीएच एल्डोस्टेरोन का सिक्रीशन को भी बंद करता है। एडीएच क्या करता है, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, ये यूरिन को रीअब्जॉर्ब करवाता है, इसको बंद कर देंगे, यानी यूरिन वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करवाता है, तो वाटर रीअब्जॉर्प्शन ही होगा, यूरिन यानी यूरिन का आउटपुट बढ़ेगा। एल्डोस्टेरोन क्या करता है, सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन करवाता है, तो जहाँ सोडियम होगा वहाँ वाटर होगा, तो यदि सोडियम इनहिबिट कर देगा सिक्रीशन, ठीक, तो हमारी यूरिन की आउटपुट बढ़ जाएगी। आगे देखते हैं ट्यूबुलर सिक्रीशन, ये हमारा थर्ड स्टेप है। हमने 3 स्टेप पढ़ना था यूरिन के फॉर्मेशन में। पहला फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सेकंड क्या था, रीअब्जॉर्प्शन, और थर्ड क्या है, ट्यूबुलर सिक्रीशन। तो इस स्टेप को पढ़ेंगे। सम सब्सटेंसेस यानी फॉरेन मटेरियल्स या ड्रग्स में नॉट बी फिल्टर्ड इन बाउमन्स कैप्सूल, ये यदि बाउमन्स कैप्सूल में फिल्टर नहीं हो पाए, विच आर नीडेड बाई बॉडी, जो कि बॉडी को नीड है, जरूरत है, सिक्रेटेड इनटू कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स एंड एक्सक्रीटेड आउट विथ यूरिन। जो ट्यूबुलर सिक्रीशन है, हमारे बाउमन्स कैप्सूल के पास क्या होता है, बाउमन्स कैप्सूल के पास फिल्ट्रेशन होता है, और वहाँ पे जो चीज़ें हमें एक्सक्रीट करना है वो चीज़ें फिल्टर हो जाती हैं, यानी यूरिया फिल्टर हो जाती हैं, जो कि हमें बाहर निकालना है बॉडी से। और कुछ चीज़ें वहाँ पे फिल्टर नहीं हो पाएँ, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा कि स्मॉल मॉलिक्यूल्स ही फिल्टर होते हैं, और जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से पास हो सके वही फिल्टर होते हैं, इस लार्ज मॉलिक्यूल्स फिल्टर नहीं हो पाती। तो कुछ मॉलिक्यूल्स यानी ड्रग्स या फॉरेन मटेरियल्स फिल्टर नहीं हो पाए, और वो हमारे फिल्टर नहीं हो पाए और उनको हमें निकालना है, क्योंकि हमारी बॉडी के लिए वो हार्मफुल है, तो उन्हें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, वापस से पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज से हम उसको डाल देंगे। कहाँ पे, ट्यूब्यूल्स में। कौन से ट्यूब्यूल्स हैं, पीसीटी है, लूप ऑफ हेनले है, डीसीटी है, कलेक्टिंग डक्ट है, कहीं भी डाल देंगे, हमें एक्सक्रीट करवाना है उन्हें, तो हम वापिस से डाल देंगे। हाइड्रोजन आयन आर सिक्रेटेड टू मेंटेन पीएच ऑफ ब्लड, ब्लड का पीएच को मेंटेन करने के लिए हाइड्रोजन आयन सिक्रेट होती है। अब हमारी जो पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज हैं उसमें वो तो चली गई, ठीक, वो जो चीज़ें उधर हैं पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज में, और हमारे बॉडी में उसकी नीड नहीं है, तो हम वापस से उसको ट्यूब्यूल्स में सेंड कर देंगे। हम नहीं, मतलब हमारी बॉडी का प्रोसेस है वो, तो वो आ जाएंगी ट्यूब्यूल्स में और एक्सक्रीट हो जाएंगी। तो हाइड्रोजन आयन जो है, कभी कभी हमारे बॉडी में अगर ज़्यादा हो गई तो हमारी बॉडी में एसिडिक मात्रा ज़्यादा हो जाएगी, और उसको हमें कम करना है। तो कम करने के लिए हमारी बॉडी क्या करती है, तो उसको ट्यूबुलर सिक्रीशन के थ्रू ट्यूब्यूल्स में डाल देगी, और फिर हमारे यूरिन के थ्रू हाइड्रोजन निकल जाएंगे, तो हमारी बॉडी में बैलेंस हो जाएगा। क्या बैलेंस हो जाएगा, हाइड्रोजन बैलेंस, यानी पीएच बैलेंस। पीएच क्या होती है, पीएच पावर ऑफ हाइड्रोजन। यदि हाइड्रोजन की मात्रा बॉडी में ज़्यादा होगी तो एसिडिक करेक्टर बढ़ेगा, और कम होगी तो बेसिक। तो हमें आधी बॉडी में एसिडिक करेक्टर ज़्यादा होने लगी तो क्या करेंगे, ट्यूबुलर सिक्रीशन कराएंगे और यूरिन के थ्रू हाइड्रोजन बाहर, फिर बैलेंस हो जाएगा पीएच। एमोनिया एंड पोटेशियम आर आल्सो सिक्रेटेड, और अमोनिया पोटेशियम भी सिक्रेट हो जाती है। यहाँ पे देखें आप, ये यहाँ इसके साथ साथ आप मान लें पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज, ठीक, पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज है, ये कैपिलरीज है। तो जो हमें यहाँ से हमारी बॉडी, यहाँ पे फिल्ट्रेशन हुई, ठीक, यहाँ फिल्ट्रेशन होने के बाद जा रही हैं इधर फ्लूइड, ठीक, जो कि हमारे यूरिन में आने हैं, और यूरिन में हमारे कुछ अच्छी चीज़ें आ गई। हम तो सारा पानी तो बाहर नहीं निकाल देंगे, 180 लीटर फिल्टर हो रहा है, तो सारा का सारा तो बाहर निकालना नहीं हमें, हमारी बॉडी में पानी की कमी हो जाएगी, तो हम क्या करेंगे, वाटर को रीअब्जॉर्ब कर लेंगे, बाइकार्बोनेट को रीअब्जॉर्ब कर लेंगे, तो यहाँ से पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज में चली जाएंगी, ठीक। तो वाटर को, बाइकार्बोनेट को, NaCl को, न्यूट्रिएंट्स को, पोटेशियम को रीअब्जॉर्ब कर लेंगे, ठीक। यहाँ से मैक्सिमम वाटर यहीं रीअब्जॉर्ब हो जाता है, कुछ इधर भी रीअब्जॉर्ब होते हैं, और इधर NaCl रीअब्जॉर्ब होता है, और यहाँ पे भी हमने पढ़ा DCT में, ये हमारा DCT है, ठीक। तो DCT में ADH की हेल्प से वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है, तो यहाँ पे भी रीअब्जॉर्ब होकर कहाँ चली जाएगी, पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज में, और पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज कहाँ लेकर चली जाएगी, पूरी बॉडी में, और कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू जो हमारे एक्सक्रीट होने थे बाहर निकल जाएंगे, ठीक। कुछ चीज़ें मैंने बताया आपको ट्यूबुलर सिक्रीशन, ठीक। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, जो लास्ट तक बने उन्हें समझ में आ ही रहा होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। तो मैंने पढ़ा है ट्यूबुलर सिक्रीशन, मैंने पढ़ाया आप लोगों को ट्यूबुलर सिक्रीशन। हमने देखा कि पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज से रीअब्जॉर्प्शन हो गई। अब देख रहे हैं ट्यूबुलर सिक्रीशन। ट्यूबुलर सिक्रीशन यानी पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज से हमारे ट्यूब्यूल्स में, रीनल ट्यूब्यूल्स में वापस से डाल देंगे। तो जो चीज़ें हमारी फिल्टर नहीं हो पाई यहाँ पे,
फिल्टर नहीं हो पाई तो वो कहाँ आएंगे, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में ट्रेवल कर रही होंगी, और इन पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज से हम इन्हें वापस से ट्यूब्यूल्स में डाल देंगे और वो एक्सक्रीट हो जाएंगे। तो उसमें क्या आता है, हमारे पोटेशियम होते हैं, अमोनिया होती है, हाइड्रोजन होता है, देख लें। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक बार आप अच्छे से डायग्राम को देखेंगे तो समझ में आएगा। ये जितने चीज़ें हमारे टिब्यूल से, रीनल टिब्यूल से उधर की ओर जा रही हैं, बाहर की ओर, ये सब पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में रीअब्जॉर्ब हो जाएंगी। ठीक, और जितने भी ये हमारे टिब्यूल्स के, रीनल टिब्यूल्स की तरफ जा रही हैं, यानी ये पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज से वापस से सिक्रीट हो रही हैं कहाँ पे, जो चीज़ें फिल्टर नहीं हो पाई और हमें उन्हें एक्सक्रीट करना है, जो कि बॉडी के लिए सही नहीं है। तो ये पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज से हमारे रीनल टिब्यूल में चले जाएंगे और एक्सक्रीट हो जाएंगे। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा हमारी यूरिन फॉर्मेशन कैसे होती है। तो आप देख लिए कि यहाँ पे फिल्ट्रेशन हुई, ठीक, कुछ चीज़ें रीअब्जॉर्ब हो गई जो कि हमारी बॉडी की ज़रूरत थी, और कुछ चीज़ें हमें बॉडी की ज़रूरत नहीं थी, वो फिल्टर नहीं हो पाए, तो उन्हें ट्यूबुलर सिक्रीशन से वापस से डाल देंगे रीनल ट्यूब्यूल्स में, और वो कलेक्टिंग डक्ट, और कलेक्टिंग डक्ट से हमारी बॉडी से बाहर निकल जाएंगी। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को यूरिन का फॉर्मेशन पूरा समझ में आया होगा। देखते हैं अब यूरिन में कंपोजिशन ऑफ यूरिन, यूरिन में कौन कौन सी कंपोजिशन होती है, क्या क्या होती है, यानी हमारा जो यूरिन बना, फॉर्मेशन हुआ, उसमें क्या क्या चीज़ें होती है। उसमें हमने मैक्सिमम तो वाटर को हमने रीअब्जॉर्ब किया, फिर भी उसमें 96% वाटर ही होती है। यूरिया 2% होगी और रिमेनिंग होगी वो 2% होंगे। ठीक, यूरिन का हमारी पीएच क्या होती है, 6। यूरिन का पीएच 6 है, यानी एसिडिक है। हमारा न्यूट्रल पॉइंट होता है 7, यानी 7 से इधर को और जाएंगे 8, 9, ये सब बेसिक कैरेक्टर बढ़ाती हैं। ठीक, अगर 7 से कम होगी, 6, 5, 4, 1 की तरफ इधर जाएंगे तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा। ये 7 से कम है, 6, यानी एसिडिक कैरेक्टर है। ठीक, डेली आउटपुट ऑफ यूरिन 1 to 1.5 लीटर, 1 to 1.5 लीटर्स। तो इतने हमारे डेली का कंपोजिशन मतलब आउटपुट है यूरिन का। और डेली फिल्टर कितने करती है हमारी किडनी, 180 लीटर, जिसमें से कि हमने 1.5 लीटर बाहर निकाला और टोटल 99% वापस से रीअब्जॉर्ब कर लिया। कैसे रीअब्जॉर्ब किया वो भी आपने देखा, फिल्टर कैसे हुई वो भी देखा, ट्यूबुलर सिक्रीशन कैसे हुई। तो इन तीनों प्रोसेस से हमारी यूरिन का फॉर्मेशन हुआ और यूरिन हम बाहर निकालते हैं डेली। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू। और जो भी लास्ट तक सुन रहे हैं ऐसे ही सुने, जो लास्ट तक सुनेंगे उन्हें ही सही से समझ में आएगी, क्योंकि पूरी क्लैरिटी चैप्टर की लास्ट में सही से होती है। ठीक है, थैंक यू।